नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे पटवारी में जो एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है सामान्य प्रबंधन के बारे में, जनरल मैनेजमेंट के बारे में। तो सामान्य प्रबंधन के सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। और चूंकि इसके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि सामान्य प्रबंधन नया जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में जो एक डर बैठा है वो डर बैठा है सामान्य प्रबंधन को लेकर कि सर हम सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे लेकिन सामान्य प्रबंधन को कैसे पढ़ें, इसके लिए हम कैसे समझेंगे, प्रश्न कैसे बनेंगे, इसका सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर एक निर्णय लिया है, हो सकता है आपको ये निर्णय थोड़ा सा गलत लगे, लेकिन आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको इस पर प्रतिक्रिया करना है, उसके बाद आपको निर्णय लेना है। मैं आज बात करूंगा सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में। पूरा सिलेबस हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और आप सभी जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका, और जिस प्रकार से एग्जाम्पल्स के साथ में चीज़ों को बताता हूं तो वो कहीं ना कहीं सीधे आपके माइंड में चीज़ें बैठती है। लेकिन मैंने आज निर्णय लिया है कि इस वीडियो पर जब तक 5000 व्यूज नहीं होंगे, जब तक इस पर हम मिनिमम मानकर चलते हैं 200 से 500 लाइक्स मानकर चलते हैं, अगर इतने लाइक्स नहीं होते हैं तो आपकी क्लासेस 10 या 15 दिसंबर से शुरू होगी। और अगर इस पर इतने व्यूज हो जाते हैं, इतनी लाइक्स आ जाती है, तो जो क्लासेस हैं वे बहुत जल्दी आपकी शुरू हो जाएगी। और नहीं होता है तो हो सकता है 15 दिसंबर के बाद में भी शुरू हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पर इतने व्यूज ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। अब आप कहेंगे सर हम तो एक बार देखेंगे तो इतने व्यूज कैसे आएंगे। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी को एक काम करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जितना भी शेयर हो सके उतना शेयर करना है। आपका जो स्टेटस है, दिन रात आप कुछ ना कुछ स्टेटस डालते रहते हैं, तो वहां पर हो सकता है इस स्टेटस को डालें तो कहीं ना कहीं दूसरे विद्यार्थियों तक भी ये लाभ पहुंच पाए। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सामान्य प्रबंधन को जल्दी पढ़ना चाहते हैं या सामान्य प्रबंधन को आप लेट पढ़ना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, इस वीडियो को आप सभी को देखने के बाद शेयर जरूर करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पर इसको शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं सामान्य प्रबंधन के बारे में, सामान्य प्रबंधन के सिलेबस के बारे में। 2 वीडियो में जरूर यहाँ पर बनाऊंगा, एक वीडियो इससे संबंधित इसके महत्व या इसकी जरूरत के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बात आती है सर, ये जो सामान्य प्रबंधन एक शब्द है, ये जो मैनेजमेंट एक शब्द है, इस मैनेजमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, सामान्य प्रबंधन को साधारणतः हम कहते हैं किसी भी चीज को अच्छे ढंग से करना, और अच्छे ढंग से करते हुए उस चीज में, उस वस्तु में, उस कार्य को करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना। अब आप कहेंगे सर ये जो बात है यहां तक नहीं बल्कि सिर के बिल्कुल ऊपर से निकल गई, तो आप इसे सही से हमें समझाने की कोशिश करें। बात यह आती है मेरे प्यारे साथियों कि हम जब सिलेबस को समझेंगे तो मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा जब आप प्रबंधन को समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो सामान्य प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य प्रबंधन ये होता है कि जैसे अभी आप स्टूडेंट है, अभी आपको पटवारी का एग्जाम देना है, तो हो सकता था आज से 10 दिन पहले आपकी जो मनोदशा थी, आपका काम करने का जो तरीका था वह थोड़ा सा अलग था। मन चाह रहे थे जब सो गए, मन चाह रहे थे जब उठ गए, मन चाह रहे थे जब खेलने कूदने निकल गए, मन चाह रहे थे जब कुछ भी अपना काम कर रहे। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया और आपके माइंड में खलबली मची और आप थोड़ा सा व्यवस्थित हो गए। कहने का मतलब जो चीजें पहले बिखरी हुई थी उसको आपने समेट कर, उन चीजों को समेट कर आपने जब एक किया, उन चीजों को समेटने के बाद जब आपने उन्हें एक किया, या बात कर सकते हैं उन्हें मैनेज किया और खुद को व्यवस्थित किया, तो ये कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट ही तो है। पहले हो सकता था आपको पता ही नहीं लगता था कि 24 घंटे कहां निकल गए। सुबह हो जाती थी, शाम हो जाती थी, रात के 2 बज गए, 3 बज गए, सो नहीं रही है, फिर सुबह हो गई, पता नहीं चल रहा था। पटवारी का नोटिफिकेशन आ गया और आपने चीजों को व्यवस्थित करना शुरू किया। या वैसे ही आप कुछ विद्यार्थियों को देखते होंगे, कुछ लोग 24 घंटे का प्रयोग तो करते हैं लेकिन उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाते। दूसरे वहीं उस 24 घंटे का प्रयोग करते हैं और आपको लगता है यार ये तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पर अपनी बढ़ाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है, वो है मैनेजमेंट का, कि वह चीजों को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। और उदाहरण हम बीच में समझेंगे, लेकिन अभी हम सिलेबस को समझते हैं।
देखिए, सामान्य प्रबंधन में लगभग 11 या 12 आपके टॉपिक होने हैं। इसमें सामान्य प्रबंधन में एक थोड़ा सा इसके हम परिचय को अगर हम देखें तो मैंने आपको बता दिया कि परिचय से मतलब ये है चीजों को व्यवस्थित तरीके से करना, कम संसाधन होने के बावजूद भी चीजों को मैनेज करना, उन्हें उनका प्रबंधन करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। सबसे पहला टॉपिक इसमें रहेगा प्रबंधन वर्सेस प्रशासन। इसका नाम होता है प्रबंधन बनाम प्रशासन। यानी जब आप प्रशासन में जाएंगे, इस सब्जेक्ट की भूमिका क्या है वो समझिए। जब आप प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासन में जाने के बाद आपको काम करना होगा। आपके बुजुर्ग लोगों ने आपको एक कहावत अक्सर कही होगी कि आप जीवन में किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आएगा जो आपके काम में गलतियां निकालेगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रशासन में रहे तो किस प्रकार से मैनेज करेंगे चीजों को, इसके बारे में हमें देखना है कि प्रबंधन कैसे प्रशासन में, जब आप पटवारी बन जाएंगे, पटवारी बनने के बाद जब आप कार्य करने के लिए जाएंगे, जब आप प्रशासन का हिस्सा बन जाएंगे, तो प्रशासन के हिस्से बनने के बाद जब आपके सामने चुनौतियां आएगी और आपके सामने हो सकता है रिसोर्सेस कम हो, संसाधन कम हो, तो आप किस प्रकार से चीजों का उपयोग करेंगे, इसे कहते हैं प्रबंधन वर्सेस प्रशासन। इसके बारे में समझेंगे। दूसरा है प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रबंधन के सामाजिक उत्तरदायित्व से मतलब यह है कि जब आप समाज में रहते हैं तो वहां पर प्रबंधन कैसे काम करता है, क्या प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है या नहीं। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मैनेजमेंट की देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे नियोजन के बारे में। नियोजन का सीधा सा मतलब होता है प्लानिंग। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए पहली चीज होती है उसकी नीति बनाना, उसके प्लानिंग पर कार्य करना। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं इन सभी चीजों को समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। प्लानिंग के बाद होता है निर्णय। निर्णय का मतलब होता है कि हाँ, उस पर हम खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, और डिसीजन लेना और उस कार्य को कैसे करेंगे। तीसरा होता है संगठन, कि जैसे मानकर चलिए कि अगर मुझे लगता है कल को कि यार मुझे अब यहां पर साथ में किसी और टीचर को भी रखना चाहिए, किसी और टीचर से कुछ सब्जेक्ट पढ़वाने चाहिए, इसका मतलब धीरे धीरे कई टीचर्स को मिलाकर मैं यहां पर एक संगठन का निर्माण कर रहा हूं। लेकिन संगठन का निर्माण करना ही जरूरी नहीं है, उस संगठन के साथ कैसे कार्य करना है, उसे कैसे मैनेज करना है ना। कहते हैं जब ये 5 उंगली खुली होती है तो इनका कोई महत्व नहीं है, जब ये उंगली बंद हो जाती है और एक मुट्ठी का रूप लेती है तो यहां पर जो शक्ति होती है वो बहुत ही अधिक होती है। तो ठीक ऐसे ही संगठन की शक्ति क्या है, संगठन की शक्ति के बारे में देखना होगा, इसकी अवधारणा को समझना होगा। जब आप देखते हैं कि कई लोग एक साथ काम करते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत खतरनाक होती है। जैसे अगर मैं बात करूं इस बात को अगर मैं समझाऊं आपको, तो एक उदाहरण से समझिए। आप अगर गांवों में रहते हैं तो आपने गांवों में देखा होगा अक्सर, आजकल तो फिर भी चीजें थोड़ी सी कम हुई। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो पहले संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग एक ही परिवार में रहे हैं, उनके चाचा है, बड़े पापा है, बड़े पापा के साथ ही पापा है, और सभी चीजें मिलकर, दादाजी है, दादी जी है, सभी लोग मिलकर एक परिवार में रह रहे हैं। हो सकता है 60 लोग 70 लोगों का एक परिवार हो, और हो सकता है इस चीज को आप रिलेट कर पाए। तो आप क्या देखते थे कि जब वह परिवार में संयुक्त परिवार एक साथ रहता है तो वहां पर चीजें बहुत आसान हो जाती है। आप देखते होंगे वहां पर जो प्रोग्रेस होती है, जो प्रगति होती है, वो बहुत आसान तरीके से होती है। जैसे कि अगर मैं गांवों के उदाहरण से समझूं, क्योंकि अगर आप उदाहरण से समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। जैसे मानकर चलिए, अब चूंकि गांव का किसान है, गांवों के किसान है, तो उन्हें यहां पर अगर कृषि भूमि को खरीदना है तो सभी लोग जब काम करेंगे तो अपने धन को भी बचा पाएंगे, पैसे को बचाकर कृषि को खरीद सकते हैं। कृषि के लिए अगर ट्रैक्टर लेना है तो ट्रैक्टर ले सकते हैं, कृषि के लिए किसी अन्य चीजों को लेना है तो उनको भी ले सकते हैं। बात कर रहा हूं जब एक संयुक्त परिवार होता है। इस संयुक्त परिवार को मैं संगठन से जोड़कर देख रहा हूं। वहीं पर आप एक चीज देखना, जब ये परिवार विघटित हो जाता है, जब ये परिवार अलग अलग हो जाता है, जैसे आपके चाचा का अलग परिवार हो गया, आपका अलग हो गया, आपके बड़े पापा का अलग हो गया, जो भी परिवार में सदस्य हैं, और जब ये परिवार अलग हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये लोग अधिकांश आपको देखने में आएगा कि केवल अपना जीवन यापन ही कर पा रहे हैं, अन्य चीजों को ये यहां पर नहीं जोड़ पा रहे हैं। और ये उदाहरण आपने परिवारों में देखा होगा। तो ठीक ऐसे ही हम संगठन को देखते हैं कि संगठन जब लोग एक साथ काम करते हैं तो कैसे चीजें यहां पर उभर कर सामने आती है, कैसे हमें प्रोग्रेस दिखती है।
तो ये उदाहरण हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो गांव में है वे देख पा रहे होंगे, उन्होंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे होंगे, तो उन्हें ये बात समझ में आ सकती है। तो अब इन तीनों को एक बात समझिए, नियोजन, निर्णय और संगठन से मैं इसको रिलेट करके बताता हूं। जैसे आपने पटवारी की नोटिफिकेशन के टाइम पे सोचा होगा कि चलो अब प्लानिंग बनाते हैं, आपने प्लान बनाया, उसे हमने कह दिया नियोजन। प्लान बनाने का मतलब है कि कैसे मुझे पटवारी को 3 महीने में क्रैक करना है, किस प्रकार से मुझे पटवारी निकालना है, पटवारी का एग्जाम निकालना है और पटवारी बनना है। तो आपने देखा कि यार मेरी ये प्लानिंग है, इन सब्जेक्ट को मुझे पहले पढ़ना है। फिर जब आपने प्लान बनाया तो उसके ऊपर निर्णय भी तो लेना जरूरी है, केवल प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। यानी अगर आपने प्लान बनाया है तो उसके ऊपर निर्णय लेना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर मैंने प्लानिंग की है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो क्या मैं वास्तव में पढ़ पाऊंगा? इस बात का निर्णय लेना होता है प्लानिंग के ऊपर डिसीजन लेना या डिसीजन मेकिंग। इसको हम बहुत विस्तृत रूप से समझेंगे। तीसरा है संगठन। तो संगठन के बारे में मैंने अभी आपको उदाहरण से समझाया। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अगर मैं मतलब समझूं तो अभी आप इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन अधिकांश जब लोग आप कमेंट करते हैं कि सर हमें मोटिवेशन के लिए कुछ बता दीजिए, तो उस मोटिवेशन को ही हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हम समझेंगे कि आखिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, 2 चीज समझिए। अभिप्रेरणा को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना होगा। जब आप मोटिवेशन की बात करते हैं, अभिप्रेरणा का इंग्लिश मतलब ही होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे आता है उस चीज को समझिए। जब आप किसी कार्य में आपके इमोशन को ऐड कर देते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं इन्हें जब आप ऐड कर देते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि देखिए, या जब आप खुद समझते हैं कि यार मेरे माता पिता मेरे लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, है ना, वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं और मुझे राजा टाइप जिंदगी दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं इतना संघर्ष करूं, मैं इतनी मेहनत करूं, और वो मुझे पढ़ा रहे हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। तो आपके अंदर एक भावना जागती कर, यार मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना, मुझे भी पटवारी बनना है। धीरे 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 ये स्लो होता जाता है और ये मोटिवेशन फिर गायब हो जाता है। और वहीं पर कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ये बात कह दी जाती है, तो फिर आप मोटिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आप समझेंगे तो यहां पर 2 मतलब निकल रहे हैं कि मोटिवेशन के 2 तरीके हैं। एक होता है इनर मोटिवेशन, एक होता है जो बाहर से मोटिवेशन आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप 5-10 मिनट बैठेंगे और खुद से बात करेंगे और खुद को मोटिवेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आ रहा। आप कुछ भी कारण देख सकते हैं कि यार मेरे माता पिता कितना संघर्ष कर रहे हैं, मुझे जीवन में कुछ करना है। फिर वो जो मोटिवेशन आएगा उसे हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, अंदर से मोटिवेशन आ रहा। वहीं पर किसी दिन मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को देखकर आपको लगा कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, तो उसे कहते हैं हम बाह्य अभिप्रेरणा, बाहर से कोई मोटिवेशन आ रहा। तो इसके सिद्धांतों को समझेंगे, कैसे ये मोटिवेशन काम करता है ना, किस प्रकार से एक संगठन, हम हर चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे, कैसे एक संगठन अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करके रखता है और उन पर कार्य करवा सकता है। फिर होता है प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण। जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे तो किस प्रकार से प्रशासनिक प्रबंध के उपकरणों का उपयोग करेंगे, इस बात को समझिए। जैसे प्रशासनिक प्रबंध के एक उपकरण को मैं एक बहुत अच्छे उदाहरण से आपको समझाऊंगा। जैसे मानकर चलिए आपको समग्र आईडी चाहिए, आप आपके गांव में नहीं हैं और आप और कहीं पर है, आप किसी जिले में हैं। तो मानकर चलिए, उदाहरण के लिए समझकर देखिए कि अगर समग्र आईडी केवल आपकी पंचायत से ही मिलती है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपकी केवल पंचायत ही आपको समग्र आईडी देती और गलती से वे गुम जाती और आप कहीं बाहर हैं, तो आपके सामने समस्या होती है, आपको पुनः गांव आना पड़ता और गांव आकर फिर उस समग्र आईडी को ले जाना पड़ता। लेकिन जब से यहां पर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, संचार एक माध्यम बना, तो आप इंटरनेट पर जाते हैं, वहां पर सर्च करते हैं, समग्र आईडी को देखते हैं और वहां से समग्र आईडी को प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि समग्र आईडी को आपने नेट से प्राप्त किया, लेकिन यह सुविधा किसकी? यह सुविधा है प्रशासन की। प्रशासन के संचार के माध्यम से ही आपने उस समग्र आईडी को प्राप्त किया। यानी प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण क्या क्या है, किस प्रकार से हम यहां पर उसका फायदा ले पाते हैं, उन चीजों को हम देखेंगे प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण के अंतर्गत। अगला है कार्मिक प्रशासन व प्रशासनिक नेतृत्व, यानी किस प्रकार से नेतृत्व किया जाता है, लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, उन चीजों को हम देखेंगे।
अगला है लेखांकन और वित्त, इन दोनों को एक साथ समझेंगे। इसे हम अकाउंटिंग और ऑडिट के नाम से जानते हैं। पैसों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। जैसे मैं एक बात आपको बताता हूं, बहुत गहरी बात है, कोई समझ पाएगा तो शायद ही है कि, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं। मानकर चलिए एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है और एक किसी दूसरे व्यक्ति को हम ले लेते हैं जिसके सामने, या वो बिजनेस माइंडेड नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब इन दोनों को आप 1-1 लाख रुपए दे दीजिए, तो देखना जो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है उस 1 लाख से 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब कितने भी बना सकता है। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है जिसका बिजनेस माइंड नहीं है, वह हो सकता है उस 1 लाख रुपए को अपनी सुविधाओं में ही खर्च कर दे। उन 1 लाख रुपए से वह पुनः जीरो पर आ जाए। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंस है, जो वित्त है, जो लेखांकन है, इसका मैनेजमेंट करना और इसका लेखा जोखा रखना बड़ा जरूरी है। अक्सर आपने गांवों में सुना होगा, आपके घर वालों से सुना होगा कि पैसे से पैसा बनाना। इसका मतलब क्या है कि पैसे से पैसा बनाने का मतलब क्या है कि चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है, उस पैसे का उपयोग कैसे करना है, उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, ना कि वेस्ट कैसे करना है। समझ रहे हो? इन चीजों को हम इसमें देखेंगे। और लास्ट है विपणन। विपणन का मतलब होता है बेचना। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, आपने कहा सर इससे अच्छा प्रोडक्ट हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसकी अगर मार्केटिंग नहीं कर देंगे, आप उसे बेचना नहीं जानते, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को कितना भी अच्छा बना ले, उस प्रोडक्ट का कोई भी मतलब नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मैं अक्सर उदाहरण ऐसे लेता हूं जब लोग उन चीजों को देख रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो मार्केट में कहीं पर भी जाए आप, जैसे मान लीजिए कोई ठेला लगा हुआ है, वहां पर सब्जी रखी हुई है, तो आप अक्सर देखेंगे, अगर आप इस चीज को गौर करते हैं, अगर आपकी जो दुनिया है वह मोबाइल में न बसी हुई है, मोबाइल से थोड़ा सा बाहर आकर अगर आप चीजों को देखेंगे तो आप देखेंगे जो ठेले पर सब्जी रखी हुई होती है, जैसे ही आप उन सब्जियों पर देखते हैं या सब्जियों की तरफ देखते हैं तो आप एकदम आकर्षित होते हैं। आप देखते हैं यार बड़ी ही साफ सब्जी है, बड़ी ही स्वच्छ है, बहुत ही अच्छी सब्जी है, यानी खराब चीजें नहीं दिखती है। और जब आप उन सब्जियों को अगर खगोलेंगे, उनको अगर पूरी को देखेंगे, ऊपर की सब्जियों को हटाकर देखेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि कुछ मात्रा में थोड़ी सब्जी खराब भी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो बेचने वाला है उसे पता है कि इन सब्जियों को अगर मुझे बेचना है तो अच्छी सब्जियों को मुझे ऐसे सजाकर रखना होगा कि लोग देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो और उन्हें खरीदने के लिए आतुर हो जाए। इसे कहते हैं विपणन, इसे कहते हैं मार्केटिंग। तो हम विपणन को समझेंगे, मार्केटिंग को समझेंगे। अंत में बात करूं तो सामान्य प्रबंधन की बात अगर हम करते हैं तो दैनिक जीवन में प्रबंधन हमें हर जगह देखने को मिलता है। और प्रबंधन का साधारण सा मतलब यह है कि आप चीजों को मैनेज कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप रूम पर रहे होंगे या रही होंगी, जो भी मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, तो जब आप रूम पर रहते हैं, अक्सर लोग बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो अगर आपके मकान मालिक ने कह दिया कि देखिए ये आपका किराया है, यहाँ पर ट्यूबवेल है, पानी भरपूर आएगा, तो आप क्या करते हैं जब नहाते हैं। वैसे तो स्टूडेंट जीवन में अधिकांश लोग बहुत कम नहाते हैं, पर जब नहाते हैं तो 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, 5 बाल्टी पानी तक यूज कर लेते हैं और आपको पता नहीं होता। तो नहाने में 4 बाल्टी पानी यूज कर रहे हैं, बर्तन साफ करने में अलग पानी यूज कर रहे हैं, और अलग चीजों में सब चीजों को मिलाकर आप धड़ाधड़ पानी यहां पर बहाए जा रहे हैं, प्रवाहित किए जा रहे हैं। अब गर्मियों का दिन आ गया, मकान मालिक आया रूम पर कि देखिए भैया अब दिन थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं, पानी आपको उतना मिल नहीं पाएगा, ट्यूबवेल में पानी कम है, तो अब आपको केवल 2 बाल्टी पानी मिल पाएगा। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि देखिए एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिए, हमें पानी की व्यवस्था करवा दे, क्योंकि स्टूडेंट जीवन में कहाँ पैसे होते हैं इतने ज्यादा। तो आप उन 2 बाल्टियों में आप देखना, आप उन 2 बाल्टियों में आपकी थाली, आपके बर्तन भी साफ कर लेंगे, आपका पानी जो यूज करने का है उसे भी रख लेंगे, आप नहा भी लेंगे, कपड़े भी धो लेंगे, हर चीज कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां पहले 10 बाल्टी में आप उस कार्य को कर रहे थे, वहीं उस 2 बाल्टी में आपने चीजों को किया। इसका मतलब आपने पानी को भी बचाया और आपने चीजों को मैनेज करना सीख लिया। इसे हम प्रबंधन कहते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आज की क्लास सही लगी है तो शेयर तो जरूर करें,
और अगर इतने व्यूज़ नहीं आते हैं तो क्लासेस ज़रूर हमारी लेट शुरू होगी, और अगर आ जाते हैं तो बहुत जल्दी शुरू होगी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप शेयर करते हैं या नहीं। अगर वास्तव में क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।